बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। आपको धुंधली सुबह मुबारक हो अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, और अगर कराची से है तो परेशान नहीं होना, वहाँ भी हवा चल रही है। लेकिन पंजाब में लाहौर, शेखुपुरा, नारोवाल और अतराफ में शदीद धुंध नज़र आ रही है, और नज़र भी आ रही है, महसूस भी हो रही है। लोग जो बाहर जा रहे हैं, अपने दफातर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, परेशानी का शिकार हो रहे हैं, जिनमें मैं भी एक नमूना मैं कहूँगी अपने आप को कि शामिल हूँ। कि आज सुबह ऑफिस पहुँचने में मुझे करीबन 1.5 घंटा लगा, क्योंकि आई कीप ऑन फॉरगेटिंग रूट्स। मैं भूल जाती थी कि कौन सी सड़क से टर्न लेना और कहाँ से नहीं लेना। तो धुंध का राज जो है वो बरकरार है पूरे पंजाब में। खारियाँ, शेखुपुरा, नारोवाल, जैसे मैंने जिक्र किया, कोटला, गलियाना, डंगा में भी शदीद धुंध पाई जा रही है। और आई थिंक इस सीज़न की ये पहली इस तरह की डेंस किस्म की धुंध है। और ऐसे में आपने करना क्या है, एहतियाती तदाबीर को नहीं छोड़ना। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लाइट्स ऑन है, आपने डबल इंडिकेटर्स ऑन किए हुए हैं, अपनी लेन में रहना है, ओवरटेक नहीं करना, क्रॉसिंग नहीं करनी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो वजह है जो हादसात का बायस भी बनती है। और जब शदीद धुंध होती है तो सबसे पहले मोटरवेज, रिंग रोड्स, एयरपोर्ट्स को बंद किया जाता है। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होता है, ट्रेन ऑपरेशन मुतासर होता है। और इस वक्त मोटरवे पर सूरत हाल क्या है, वहां पर उसको धुंध की वजह से बंद तो कर दिया गया है। हसन खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, मोटरवे पर मौजूद हैं। हसन, बताइएगा धुंध की सूरत हाल क्या है? अब थोड़ी कम हुई या वही हाल है जब मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकली थी? जी हाँ सिमल, अब वक्त गुजरने के साथ साथ कदरे बेहतरी आ रही है, धुंध की में नुमाया कमी हो रही है। लेकिन बदस्तूर मोटरवेज़ जो हैं वो आम ट्रैफिक के लिए बंद हैं, क्योंकि मोटरवे के ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह जो है वो सिफर है, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद रखा गया है। M2 की अगर बात करूँ तो M2 लाहौर से पिंडी बटिया तक बंद है, जबकि M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक आम ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह लाहौर से सियालकोट की जो मोटरवे है वो भी आम ट्रैफिक के लिए बंद रखी गई है। मोटरवे इंतज़ामिया का ये कहना है कि जैसे ही हद निगाह में नुमाया बेहतरी आएगी तो उसके बाद मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। सुबह के वक्त तो शहर भी इलाके भी शदीद मुतासिर थे धुंध की वजह से, जिसकी वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए, ट्रैफिक रवानगी शदीद मुतासिर दिखाई दी। लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। लेकिन जो हाईवेज़ और मोटरवेज़ हैं वहाँ पर धुंध की शिद्दत जो है वो बदस्तूर बरकरार है। और मोटरवे पुलिस की जानिब से बारहा ये शहरियों को हदायत जारी की जा रही हैं कि वो सफ़र के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें और अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें, ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अगर सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो वो एक बड़ी कॉमन सी मिसाल है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएं, और उसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी वाली आगे अगर एक गाड़ी जा रही है तो आप उसके पीछे आराम से अपनी गाड़ी चलाते रहें। तो वो एक काफिले की सूरत में जब आप गुजरते हैं तो बेहतरी हो जाती है, लेकिन उसमें भी आपने मुनासिब फासला रखना है। एंड ऑल्सो अगली अगर मैं बात करूं तो कल बड़ा ज़बरदस्त दिन, राजी T20 मैच हमने जीत लिया और ज़बरदस्त परफॉर्म किया मोहम्मद रिजवान ने, जिनको मैं डेफिनेटली आज प्रोग्राम में भी डिस्कस करूंगी कि ही इज़ द सेकंड बैट्समैन जिन्होंने तीनों फॉर्मेट पर सेंचुरीज की है। अभी टेस्ट के बाद T20 में भी बेहतरीन परफॉर्म किया उन्होंने, उस पर भी बात होगी। और फिर पॉलिटिकल मैच किस करवट पर है ये भी आपको बताएंगे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। तरक्याती फंड्स केस का तहरीरी फैसला जारी, जस्टिस काजी फाइज ईसा वजीर आजम से मुतालिक केसेस की समाअत ना करें। PTI के रुकन पंजाब असम्बली खुरम लगारी का 5 हुकूमती अरकान के साथ मिलकर बुज़दार सरकार से अलग होने का फैसला। पंजाब में हुकूमत के 20 बागी अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है, तर्जुमान नून लीग उस्मा बुखारी का दावा। चोलिस्तान की धरती का नया चैंपियन कौन? भावलपुर में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली किला दावड़ के मकाम पर रेस के 2 ट्रैक फाइनल किए गए। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। पैराग्लाइडिंग के मुकाबले आज से शुरू हुए। महाना एडजस्टमेंट के बाद समाही एडजस्टमेंट के झटके, 2 रोज में दूसरी बार बिजली महंगी। नेपरा ने 83 पैसे फी यूनिट कीमत साल भर के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। और मौलाना फजल रहमान ने मदारिस के 5 नए बोर्ड्स को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो मुल्क भर के तलबा को सड़कों पर ले आएंगे।
ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तरक्याती फंड्स केस का, जो तहरीरी फैसला कल रात को जारी किया गया, उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि जस्टिस फायज़ ईसा ने वज़ीर आज़म के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। वज़ीर आज़म से मुतालिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा का केस सुनना दुरुस्त नहीं, गैर जानबदारी असूल के तहत काजी फायज़ वज़ीर आज़म से मुतालिक कोई केस नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से तहरीर किए गए फैसले के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जवाबात के बाद मजीद कार्रवाई की गुंजाइश नहीं रहती है। ये कल अपडेट हुई जी और केस निपटा भी दिया गया है, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो तमाम सूरत हाल है तरक्याती फंड्स के हवाले से, पंजाब में ख़ास तौर पर डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से, और जिस तरह से मुकालमात होते रहे, अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल का भी अगर जिक्र कर लें तो PTI के रुकन पंजाब सलीम खुर्रम लगारी जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो क्लेम कर रहे हैं कि मज़ीद 5 अरकान उनके साथ शामिल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। उज़्मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, कि ये 5 और 6 लोग नहीं, ये बल्कि 20 लोग हैं जिनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और सेनेट इंतखाबात में पंजाब में खास तौर पर बड़ा अपसेट मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी कर दिया है, और 48 नशिस्तों पर जो ये इलेक्शन होना है उसमें पोलिंग 3 मार्च को होगी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जो हैं वो 12 और 13 फरवरी यानी कि आज और कल जमा कराए जा सकेंगे, और अगर आपने अपील करनी है तो वो 17 और 18 फरवरी को दायर की जा सकेगी। उसके अलावा बाकायदा अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, और अब बहुत सी पार्टीज़ जो हैं, जिसमें प्रोमिनेंट पार्टीज़ तो तहरीक इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिन्होंने अपने नाम जो है वो फाइनलाइज करने के लिए मुतवक्के उम्मीदवार ही हम उन्हें कहेंगे अभी तो, लेकिन फाइनलाइज करने की तरफ जो है वो उनकी डिबेट जा चुकी है। इन तमाम सूरत हाल और इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर खाकवानी साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर खाकवानी जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम पंजाब को जो सेनेट इलेक्शन से पहले बड़ा धचका मिला उस पर ही बात कर लेते हैं कि सेनेट इंतखाबात का एक तरफ शेड्यूल जारी कर दिया गया, दूसरी तरफ 5 अरकान का दावा किया जा रहा है, जिनमें से एक तो वापस सामने आ गए हैं, खुर्रम लगारी, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में पंजाब में खास तौर पर तहरीक इंसाफ को बड़े अपसेट का सामना करना पड़ेगा? देखिए, एक PTI के लिए एक धचका तो साबित हुआ है। खुर्रम लगारी साहब इंडिपेंडेंट बने थे 2018 के इलेक्शन में, और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, तो उन पे वो भी ये उन पे इल्जाम भी नहीं आ सकता कि उन्होंने वोट PTI के नाम पे लिया है और वो PTI को बिट्रे कर रहे हैं। वो ज़ाहिर अपने तौर पे जीते हैं, इलेक्टेबल है। इनके वालिद वहाँ से 2 बार MPA बन चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ का जो जतोई के इलाका है, जतोई की तहसील, वहाँ से ये MPA, इनके दादा भी यहाँ से 90s में MPA रह चुके हैं, और इनके वालिद तो मुसलसल 2 बार जीते हैं इनसे पहले। तो बहरहाल एक इलेक्टेबल फैमिली है इनकी, और वो मैं रात उनके स्टेटमेंट देख रहा था, बड़े उन्होंने बोल्ड आए हैं और बड़ा खुल के बात की है, और शिकायत तो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान बुज़दार साहब से अरकान असेंबली को काफ़ी सारी शिकायत हैं, क्योंकि एक तो गवर्नेंस के इशूज़ तो पूरा पंजाब भुगत ही रहा है उनको, लेकिन बहरहाल उनके ये मसाइल हैं इस तरह के। तो एक अगर वो अभी तक वो अकेले आए हैं, लेकिन उन्होंने 5 का दावा तो किया, तो एक धचका तो बहरहाल PTI के लिए है कि इस तरह खुल के इस तरह एक स्टैंड लिया उन्होंने। और खाकवानी साहब, स्पेशली ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जब पंजाब में जो नंबर गेम है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, और आपको याद होगा जब फॉर्मेशन हो रही थी पंजाब हुकूमत की, तब भी आजाद उम्मीदवारों का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था। सो अभी जो ये 5 अरकान की बात हो रही है उसमें उज़्मा बुखारी साहिबा कहती हैं ये 5 नहीं है, ये 20 है जिनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। क्या आपको लगता है कि वाकई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, और अक्सरियत तो क्या अच्छा खासा डाउन देखने में आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने वोट्स में सेनेट में? देखिए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के तो ज़ाहिर है अभी दावे ही हैं, एक दूसरे की ब्लेम गेम भी होती है, और आपको याद होगा कि इस तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक के ये दावे MLN में भी रहे हैं। मेरा ख्याल है पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का किरदार बड़ा अहम होगा। चौधरी को आप देख रहे हैं, उनको एक उन्होंने सीट दी है सेंटर कामल अली आगा के लिए, और हालांकि काफी MPA तो उनके 7-8 है, उनकी सीट तो नहीं बनती। पंजाब में तो काफी ज्यादा अरकान चाहिए होते हैं एक सीट के लिए। तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब को एक सीट देने का मकसद ही यही है कि वो पंजाब में अपने मखसूस अंदाज में जिनके ताल्लुकात हैं, और आपको याद होगा कि जब स्पीकर का उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने 14-15 वोट ज्यादा लिए थे चीफ मिनिस्टर से, और जाहिर बात है वो PMLN के वोट उनको पड़े थे। तो मेरा ख्याल है चौधरियों का किरदार अहम होगा।
अब वो उनको एक्टिव किया जाएगा। और आप देखिए हर दफा होता है ऐसा है कि सेनेट हो या इस तरह का जब भी कोई मौका आता है, और इवन जो हर साल बजट के मौके पे भी अराकीन असेंबली डेवलपमेंट फंड्स के लिए और कुछ अपने मुतालबात मनवाने के लिए भी एक नाराजगी शो करते हैं। लेकिन खुर्रम लगारी साहब ने, मैंने देखा है, काफी आगे चले गए हैं। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने खुल के काफी ज्यादा स्टैंड लिए, करके इमरान खान के खिलाफ ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा उनका रुए सुखन उनका चीफ मिनिस्टर की तरफ है। तो मेरा ख्याल है ये इस मैनेज करने की ज़ाहिर हुकूमत भी कोशिश करेगी, चौधरी भी कोशिश करेंगे, और पंजाब में चौधरी साहबान जो हैं इनका रोल इम्पोर्टेंट होगा। वो पीटीआई को किसी डैमेज से बचा सकते हैं, नहीं तो पीटीआई के पास तो इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको बचा सके। बिल्कुल सही। और प्लीज ना भी हो तो ये ऐसा हो सकता है, तो जहांगीर तरीन भी आपको पता है एक्टिव नहीं है, तो इनके पास पीटीआई के पास ऐसा कोई शख्सियत है तो नहीं पंजाब में जो अपने अराकीन को संभाल सके और इस तरह काउंटर कर सके किसी भी फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ स्ट्रेटजी। लेकिन ये जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि इत्तेहादियों के ऊपर अब इन्हिसार किया जाएगा पंजाब में, और ये इत्तेहादियों के ऊपर इन्हिसार तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी किया गया था, और फिर आपने कामिल अली आगा साहब का जिक्र भी किया, तो इसका मतलब कि सही स्पिरिट जो है वो दोनों तरफ से नजर आ रही है, काफ लीग की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। लेकिन जो नाम अभी मुतवक्का तौर पर सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, क्या आपको लगता है उस पर इत्तफाक हो सकेगा? क्योंकि बेसिकली तो एक तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है विच इज ऑब्वियस, और उसके वीडियो स्कैंडल्स भी सामने आए, लेकिन खाकवानी साहब एक ये चीज भी होती है कि आप पार्टी पॉलिसी या नामजद लोगों से इत्तफाक नहीं करते और फिर आप अपना राइट इस्तेमाल करते हुए सीक्रेटली दूसरे या ओपोनेंट को वोट दे देते हैं। देखिए आप जो बात कर रही हैं वो असूली तौर पे या जहां पे कोई नजरिया हो, जो नजरियाती सियासत हो, वहां पर ऐसा होता होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने देखा है कि अराकीन असेंबली हमारे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो में नहीं पड़ती, सरदर्द में नहीं पड़ते कि ये तो बंदा पार्टी के लिए पुराना है, नया है, क्या नहीं। वो अगर उनको राजी रखा गया है, उनके मामला हल हो रही है, तो वो वोट डाल दिया जाता है। और अब जब अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं और एक आला जमहूरी रवायात की बात करते हैं, तो उसमें तो बहरहाल इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यही है कि आप अपने पार्टी की तरफ से जो है उसको आप उसको फॉलो करें। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। होना तो यही चाहिए कि जो भी अगर स्टैंड है, या जिस तरह खुर्रम लगारी साहब ने कम से कम खुल के ओपनली स्टैंड लिया ना, चलिए समझ आती है बात। और फिर उन्होंने एक अच्छी बात की है, वो कहते हैं मैं यानी ऐसा नहीं है, उन्होंने एक मसम दावत यही किया है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं इनके खिलाफ वोट डालूंगा, वो तो कहते हैं मैं सेनेट में वोट डालूंगा ही नहीं, ताकि ये भी तासुर ना मिले कि मैंने एक बेवफाई की है। तो ये तो फिर भी एक समझ आता है, एक स्टैंड है बहरहाल। तो लेकिन अगर होगा बहरहाल प्रैक्टिकली हार्स ट्रेडिंग वाला मामला ही, मेरा तो ये नहीं ख्याल है। अच्छा, आप देखें ना उसकी सालों के बाद ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ सबूत और इंकशाफात सामने आ ही जाते हैं। और अभी जो वीडियोस सामने आई हैं जिसमें केपीके में पैसे लेते हुए, पैसे गिनते हुए, बाकायदा वो बैग पैसों का भरते हुए जो हम मूवीज में देखा करते थे ना, फिल्मी सीन लग रहा था वो। आप यकीन जानिए, जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा ऐसे कोई फिल्म शूट हो रही है, और इतने सारे पैसे जिसको बाद में किताबों का नाम भी दे दिया गया। इस पूरे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि 2021 में जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, तभी बात बन सकेगी पार्टीज के लिए? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेती। देखिए इस वक्त तो बहुत शदीद खतरा है। मतलब आप देखें ना, एक कुछ चीजें अनप्रेसिडेंटल हो रही है बिल्कुल। यानी हमेशा ये होता है कि हुकूमतें अपने पास, उनके पास इख्तियारात होते हैं, उनके पास तरगीब के, लालच के बहुत सारे उनके पास इम्कानात होते हैं, तो वो हमेशा सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन जमातें खौफजदा रहती हैं कि कहीं उनकी सीटें कम ना हो जाए। ये पहला मौका है कि हुकूमती जमात, हुक्मरान जमात से खौफजदा है, और वो कोशिश कर रही है कि ऐसा ओपन बैलेटिंग का सिस्टम हो ताकि हाथ फ्री ना हो सके। और ये पहला ही मौका है कि अपोजिशन उसको साथ देने के बजाय उसको नाकाम बना रही है। साथ देने के इस सेंस में कह रहा हूँ कि बहरहाल ये जो वीडियो सामने आई है, इसके बाद मेरा ख्याल है हमारे जमहूरी और सियासी हलकों को इस पे कंसेंसस कर लेना चाहिए था कि आइंदा के लिए खत्म हो जाए सिस्टम। और इसमें बहरहाल मेरा ख्याल है अपोजिशन का रवैया भी इसमें कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ओपन बैलेटिंग पे अगर इनको अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए, मसलन इन वीडियोस के बाद तो ये नहीं, अब तो कोई सबूत रहा ही नहीं ना कि यहाँ पे क्या खेल खेला जाता रहा है। तो अब अगर ओपन बैलेटिंग पे अगर नहीं आती है अपोजिशन पार्टी, तो हमारी क्या सब पार्टीज मिलकर इत्तेफाक नहीं करती। लेकिन खाकवानी साहब, ओपन बैलेटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, ओपन बैलेटिंग के लिए तो ऑपोजिशन भी बड़ी मुतहरिक थी कि हो जानी चाहिए, लेकिन जब बिल आया तो क्या हुआ सबने देखा। लेकिन सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर ओपन बैलेटिंग हो जाती है, अगर इन केस, तो फिर तो वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं, फिर तो पोलिंग कराने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ काउंटडाउन होगा, किस पार्टी के कितने अराकीन हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लिया जाएगा।
सीक्रेसी, उसमें क्या वोट टू राइट, वो देखिए, चीज खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? सिस्टम इसलिए बनाया गया है ना कि जिस पॉलिटिकल पार्टीज के बाद सबाई असेंबलियों में जितनी सीटें हैं उनको सेनेट में उतनी सीटें मिली जाए और वो सेंटर अपने पार्टियां बनवाएं और अपने जाके सेनेट में लेजिस्लेशन करें, अपना किरदार अदा करें। तो वो उसमें क्या रुकावट? उसमें कोई रुकावट नहीं। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए ना, फ्लोर क्रॉसिंग की अमेंडमेंट क्यों आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? क्यों फ्लोर क्रॉसिंग की पाबंदी क्यों लगाई? तो फ्लोर क्रॉसिंग की पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ जमीर पे अगर वाकईतन हमें लगता है कि हमारे अरकान असेंबली अपने जमीर पे फैसले करते हैं, फिर फ्लोर क्रॉसिंग की शर्त क्यों है? हर पार्टी के को अख्तियार होना चाहिए, जो भी कानून आता है या बजट आता है अपने अपने जमीर के मुताबिक फैसला करें। आखिर वो पाबंदियां लगाई गई है ना। पाबंदियां इसलिए लगाई जाती है कि पॉलिटिकल सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और इस किस्म की करप्शन को रोका जाए। अब देखें, इस वक्त इस वीडियोस के नतीजे में मेरा ख्याल है हम सब लोगों को, मीडिया के लोगों को भी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को भी इस पे जोर देना चाहिए कि सिस्टम को देखिए, बहुत आपको ये इस पे गौर करें कि सियासतदान बदनाम कितने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये तो और अगर अब दोबारा हुआ इस इलेक्शन में, अगर किसी भी पार्टी को जो उनकी सीटें बनती है उनसे कम मिलती हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा। अगर वैसे ही नोटों की बोरियां तकसीम की गई तो जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचेगा आप इसका अंदाजा लगा लें। और एक प्रोपेगेंडा जो पहले ही हमारे यहाँ एक हल्का जमहूरियत के खिलाफ करता है, पॉलिटिशियन के खिलाफ करता है, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ करता है, उसको तकवीत मिलेगी। बिल्कुल। और ये बदनामी जो आप कह रहे हैं के बजाय जमहूरियत को बचाना चाहिए। जमहूरियत को तो बचाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से हो रहा है कि मजाक बनी हुई है जमहूरियत, और इसी तरह के सिलसिला आगे चल रहा है। ख्वानी साहब, आपने डेवलपमेंट फंड का जिक्र किया, तरक्याती फंड का जिक्र किया, और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये पहली दफा, वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स है कि हुकूमत को परेशानी है, हुकूमत तशवीश में मुब्तला है कि वो अक्सरियत ले सकेगी या नहीं ले सकेगी सेनेट में। अब डेवलपमेंट फंड का जो केस अदालत में चल रहा और इस पर जो तमाम मामला बैठा, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? ये वही जमात है जो कहा करती थी कि एमपीएज एमएनएस का काम डेवलपमेंट फंड लेना नहीं है, डेवलपमेंट फंड खर्च करना इनका काम नहीं है, फंड्स एलोकेशन इनको नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो फंड्स जारी नहीं हुए, लेकिन बात तो हुई और इसके ऊपर प्रॉपर प्लान भी बनाया जा रहा था। सो क्या आपको वाकई में लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग अगर डायरेक्ट नहीं हो रही तो इनडायरेक्ट वे में हो रही है? देखिए, डेवलपमेंट फंड तो बहरहाल जो इस तरह का जिस तरह की खबरें छपी थी वैसे तो नहीं होना चाहिए था, और हमें खुशी इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बड़े वक्त इस पर नोटिस लिया, और सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिटर्न, आपको आप जानती हैं, आपने कल कार्रवाई आपने भी शुरू में हवाला भी दिया, रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराई गई है कि भाई इन खबरों में कुछ ताकत नहीं है। मीन्स कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये डेवलपमेंट फंड्स को अक्रॉस द बोर्ड अगर डेवलपमेंट फंड दिए जाए राष्ट्रीय असेंबली को तो हर एक को मिलने चाहिए, हर एक का हक है, और हर हल्के का एक जो प्रोपोर्शन होता है। लेकिन अभी एक अधम रह गया, सिग्नेचर जवाब जो है वो तो जमा करा दिया गया, लेकिन खाकवानी साहब अभी ऐसे नहीं हो रहा या आइंदा भी ऐसे नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। और अब आकर कुछ अराकीन और कुछ रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये कह रहे हैं, ये तो हम अगले बजट की बात कर रहे थे जिसमें हमें प्लानिंग्स बतानी थी कि यहाँ एलोकेशन की जरूरत है और वहां पर कराई जाएगी। अब ये देखिए कि अभी दिए गए या बाद में दिए गए, एक ट्रैक क्यों नहीं सेट कर लिया जाता? फिर लोकल बॉडी की बात भी आ जाती है। और आपको याद होगा जब से ये केस चल रहा है, मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मुसलसल बातें हो रही हैं, बयानात सामने आ रहे हैं। कल से परसों से पहले जब अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि फंड्स जारी नहीं हुए, उससे पहले तक किसी ने तरदीद भी नहीं की थी इस खबर की। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पीटीआई जिसका मादी में पूरा क्लेम ही यही रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अराकीन असेंबली को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई का तो आप जानती है तो उनका ये बड़ा क्लेम रहा है, अभी भी उनका है कि लोकल बॉडीज को फंड दिए जाए, कि उनका कम से कम 33% या 30% एक खास हिस्सा उन्होंने केपी में दिया भी। लेकिन आप देखें, आप हम जानते हैं कि यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शन में डिले हो रहा है, एक साल पूरा लोकल बॉडी इलेक्शन करवाई नहीं गया, हालांकि इनको चाहिए तो फंड लोकल बॉडी को देते, चाहे वो पीएमएलएन के लोग हैं या जितने भी लोग हैं। जो इनका क्लेम था एक हाई बॉर्डर ग्राउंड पे जो ये क्लेम करके आए हैं, उसको करना चाहिए था और उसे करना चाहिए। लेकिन चले अब भी सही इस पे कंसेंसस होना चाहिए कि फंड्स को इस तरह संभाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात, कल जो मैं रात में देख रहा था उनकी खुर्रम लगारी साहब ने एक बात की और बार बार उन्होंने 2-3 प्रोग्राम में ये बात की कि 78 बिलियन शायद उन्होंने कहा कि तौसा में उस्मान बुज़दार साहब के हल्के में खर्च हुए। अब ये भी एक नाइंसाफी बात है। 78 अरब रुपए अगर किसी एक हल्के में, एक एमपी के हल्के में अगर खर्च हो रहे हैं तो उसका कोई जवाब होना चाहिए ना। अगर उस हल्के का एमपी अगर वज़ीर आला बन गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बाकी अजला के फंड उठा के वहां पे लगा दीजिए। तो ये भी एक तरह का गलत है, ये भी एक तरह की पॉलिटिकल ब्राइबरी में आ जाता है। उसमें ब्राइब करना करप्शन ही है कि आप
फंड्स उठा के सारे एक जगह पर लगाते हैं। जिस हल्के की जरूरत हो वहां होना चाहिए और एक तनासब होना चाहिए ना हर जिले का। ठीक है कि जो कौन सा बहुत पसमानदा इलाका है, पंजाब की सबसे पसमानदा तहसील हो, उसको फंड थोड़ा ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन वो ज्यादा मिलने में कहीं ना कोई हिसाब किताब हो ना। ये तो नहीं ना कि बाकी जगह पे अगर 10 करोड़ या 50 करोड़ है तो एक जगह पे 78 अरब यानी उससे कोई 100 गुना से ज्यादा लगा दीजिए। तो ये भी चीजें पीटीआई को इसका भी जवाब देना चाहिए और हमें ये भी सवाल उठाना चाहिए कि ये भी एक तरह की करप्शन में आ जाता है। बिल्कुल, ये भी एक तरह से करप्शन में आ जाता है और किसी पर्टिकुलर एरिया को या किसी पर्टिकुलर मेंबर को अकोमोडेट करना फंड्स वाइज या एलोकेशन वाइज या इवन डेवलपमेंट वाइज भी किसी एक इलाके के ऊपर फोकस कर देना, ये भी करप्शन के जुमरे में ही आता है। अब जो नाम सामने आ रहे हैं सेनेट इंतखाब के लिए, फॉर एग्जांपल अगर पीटीआई की बात करें तो उसमें पीटीआई जो नाम देने जा रही है मुतवक्की उम्मीदवार सैफुल्लाह नियाजी हैं, बाबर एवान है, शहजाद अकबर भी हैं, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी हैं, जलालुद्दीन रूमी हैं, डॉक्टर जरका का नाम आ रहा है फीमेल्स में, जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, नासानिया निश्तर साहिबा का नाम आ रहा है। क्या आपको लगता है पार्टी इत्तफाक कर लेगी? पार्टी से मेरी मुराद अरकान है, ज़मीर के तौर पर इत्तफाक कर लेगी इन नामों से? कोई कंट्रोवर्शियल नाम तो नहीं है इसमें? देखिए ये सारे हैं तो ज़ाहिर मारूफ लोग, ये मतलब बाबर एवान पीटीआई को सर्व कर रहे हैं, जमशेद इकबाल चीमा लाहौर में इलेक्शन में लड़ चुके हैं, काफी एक्टिव हैं। अब डॉक्टर सानिया निश्तर वगैरह टेक्नोक्रेट्स में आएंगे, ये प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो मेरा ख्याल है उसमें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। मतलब इनमें ऐसा बंदा तो कोई नहीं है जिसके बारे में आप ये कहें कि वो 10-20 करोड़ रुपए या 30-40 करोड़ रुपए उसने पार्टी फंड में या पार्टी लीडर को दे के एक यानी सीट ली है। ये भी होता है ना, हम देखते हैं कि ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल गैर मारूफ होते हैं, जो सियासत में होते ही नहीं, सिर्फ होते हैं, अचानक उम्मीदवार होते हैं और पैसे के जोर पर टिकट ले लेते हैं। तो ये जो सारे नाम अपने लिए शहजाद अकबर साहब के बारे में आप जो मर्जी क्रिटिसाइज करें, अगर बहरहाल पिछले 2-2.5 साल से वो पार्टी हुकूमत में एक तरह का फ्रंट ही है उनका, एक तरह का चेहरा ही बने हुए हैं। तो ये लोग हैं जो इमरान खान के साथ चल रहे हैं। अगर एजाज चौधरी बनाते हैं जो पंजाब के पीटीआई के सदर रहे हैं, पुराने आदमी, तो इन नामों में तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने नहीं ख्याल कि इसमें कोई, मैंने जिससे पहले कहा ना कि जमीर वरा, ये तो एक हम अब अगर खुद ही अगर हम अपने आप को बेवकूफ बनाए और एक ढकोसला है हम अपने दे अपने आप को खुद भी कि हम ये जमीर पे फैसला करते हैं, जमीर के नाम पे फैसला नहीं होगा। फैसला होगा तो पैसों की बुनियाद पर ही होगा। बिल्कुल सही, पैसा होगा या तो पैसों की बुनियाद पर होगा। पार्टी तो ना, देखिए हमें हमारे पास इनसाइड खबरें आती है ना, अखबारों में भी छपती है कि पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर के पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर क्या बात हुई। इनमें से कोई बंदा उठ के बात करे ना, इमरान खान के सामने कहे कि सानिया निश्तर को टिकट ना दें या फलां को टिकट ना दें, वहां तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, ऐसा जमीर है जो ड्राइंग रूम में फोटो की बोरी लेके तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सही, मेरा ख्याल है जमीर वाली बात, ज़मीर वाली बात आपका ख्याल है कि भूल जानी चाहिए और पैसों के ऊपर ही ये तमाम सिलसिला होगा, जिसके सबूत पिछले इलेक्शन के तो सामने आ गए, लेकिन आपने कहा कि ये खतरा मजीद बढ़ गया है इस दफ़ा के इलेक्शन से पहले भी। आमिर खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत-ए-हाल जो सेनेट इलेक्शन से कबल मौजूद है गवर्नमेंट्स में, उस पर बात कर रहे थे। इसी के साथ आपको एक अच्छी खबर देते हैं और एक और ज़बरदस्त खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा यानी कि ISSPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर की रेंज 450 किलोमीटर तक है और ये क्रूज मिसाइल बाबर जमीन और समंदर को हदफ का निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा मल्टी ट्यूब मिसाइल व्हीकल के जरिए किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद भी पेश की है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और टर्की की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 11 भी जारी हैं। यकजान दोकल टर्की और पाकिस्तान के ब्रदर टर्म्स हैं और जिस तरह से एक साथ चलते हैं ये मशकें भी उसी की एक मिसाल हैं। अतातुर्क 11 2021 SSG हेडक्वार्टर्स तरबेला में 3 हफ्ते तक जारी रहेगी और तरबियती मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी, एयर माली रिहाई, हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन और मुख्तलिफ ड्रिल्स की सूरत में की जाएगी, जबकि इन प्रैक्टिसेस में, इन तमाम एक्सरसाइजेस में सर्च ऑपरेशन भी होगा, क्वार्टर बेल्ट भी होगा, छाता बरदार ऑपरेशन की मशकें भी की जाएंगी। तो एक ज़बरदस्त चीज़ जी, दुनिया को ये बताने के लिए पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और अपने आप को डिफेंड करने की हर मुमकिन सलाहियत यहाँ पर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो जज्बा भी मौजूद है जो अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए हमारे हर शहरी में, हर पाकिस्तानी में है। तो फोर्सेस का जज्बा तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपको खबर देंगे PTCL ग्रुप ने 5G टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। सफीर UAE ने 5G टेस्ट खुशाइन करार देते हुए कहा है कि UAE
आईटी टेलीकॉम में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है और पीटीसीएल ग्रुप ने 5G टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा किया है। 5G ट्रायल का गैर तजारती बुनियाद पर महदूद माहौल में किया गया और 5G टेक्नोलॉजी के जरिए रिमोट सर्जरी का भी अमली मुजाहरा किया गया है। 5G ट्रायल की तकरीब में वजीर आईटी सैयद अमीनुल हक भी मौजूद थे, जबकि यूएई के सफीर हमाद उबैद इब्राहिमी, चेयरमैन पीटीए आमिर बाजवा भी शरीक हुए और कायम मकाम सीईओ पीटीसीएल ने भी कहा है कि 5G पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जबकि डिजिटल पाकिस्तान के लिए 5G मददगार साबित होगा। 5G टेक्नोलॉजी दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है और अगर पीटीसीएल यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का इदारा है जो तमाम टेलीकॉम को देखता है, अगर उसने इस चीज़ को ऑप्ट कर लिया और बाकायदा इसको लॉन्च कर दिया है तो आप यकीन जानिए कि वाकई में डिजिटल पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद ने कहा कि यूएई आईटी टेलीकॉम में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है और पाकिस्तान और यूएई के देरीना ताल्लुकात हैं। आईटी साइंस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के वसी मौके भी मौजूद हैं। सफीर यूएई ने मजीद कहा कि पीटीसीएल का 5G टेस्ट खुशाइंद है और 5वां मुल्क है पाकिस्तान जिसने अपना मिशन यूएई 5वां मुल्क है जिसने अपना मिशन मरीख पर भेजा है। और याद रहे अगस्त 2019 में पाकिस्तान में पहली बार 5G टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा किया गया था। मोबाइल कंपनी जोंग ने 5G टेक्नोलॉजी का स्पीड टेस्ट भी कामयाब किया था, लेकिन प्राइवेट कंपनी के बाद अब अगर पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी ओनरशिप ली जा रही है और बाकायदा इसको लॉन्च भी कर दिया गया है तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान रमा दमा है, गामजन है। जब भी कोई इस तरह से अपग्रेडेशन होती है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ना सिर्फ आईटी पर पड़ता है बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पड़ता है। और इसके साथ साथ जब हम जिक्र करते हैं आईटी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें खुद मुख्तार होने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है और इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो संगे मील साबित होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, वापस आते हैं गवर्नमेंट की कारकर्दगी और गवर्नमेंट की गई पॉलिसीज़ और बहुत सी ऐसे डिसीजन का जिसका बराह रास्त असर तो आवाम पर पड़ता है ही, लेकिन जो सूरत हाल है वो अब जिसे कहते हैं ना कि बाहर होती जा रही है आपकी बर्दाश्त से भी, आपके बजट से भी, आपके कंट्रोल से भी। परसों कौम को बिजली का जो झटका मिला था 1 रुपया 53 पैसे, बेशक वो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में था और सिर्फ फरवरी के महीने के लिए था। उसके बाद अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि एक और डिसीजन आता है कि कल यानी कि परसों ये डिसीजन आया था और कल फिर बिजली की कीमत में 83 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया और ये इजाफा पूरे 1 साल के लिए किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही बुनियादों पर किया गया और बिजली की कीमतों में ये इजाफा 2019-20 की एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई का जन है कि काबू में नहीं आ रहा। बिजली का 1 यूनिट कितने टैक्सेस और कितने बेसिक प्राइस के ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जब बात की जाती है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जनवरी में भी ये हुआ था, 1 रुपया 30 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई थी, लेकिन हुकूमत ने महज 1 रुपया 6 पैसे इजाफा किया। ये इजाफा तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में था, लेकिन एक और इजाफा भी इसी महीने जो कि 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट था और ये इजाफा साल भर के लिए किया गया था। उस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अगर पावर सेक्टर में नून लीग की पॉलिसियां जारी रहती हैं तो बिजली में इजाफा 2 रुपये 60 पैसे होता फी यूनिट के हिसाब से। इस पर हम बात करेंगे। IPPs के मुआहदे होना थे, बहुत से ऐसे डिसीजन होना थे जिससे बिजली सस्ती होनी थी, आवाम को रिलैक्सेशन मिलनी थी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिस्ट इस पर क्या कहते हैं, हमारी मईशत कहाँ स्टैंड करती है, क्या वाकई में हम इस कदर मजबूर हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा किए बगैर कोई चारा नहीं है? बात करेंगे इस पर। खुरम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। खुरम साहब, आपको याद होगा इस पर हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी और जैसे जैसे IPPs की मीटिंग्स हो रही थी, डिसीजंस हो रहे थे कि पैसे देने पड़ेंगे IPPs के मुआहदे को बेहतर करने के लिए, हुकूमत का बड़ा क्रेडिट है, आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो आपने तब भी कहा था कि फौरन नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि रिलीफ नहीं मिलेगा तो बर्डन और बढ़ता चला जाएगा। ये क्या हो रहा है, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा? देखिए, ये जो इजाफा है ये बेसिकली आपको ये पता होगा कि हम दोबारा से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। जाने का मतलब ये है कि दोबारा से IMF का प्रोग्राम ऑन हो रहा है जो सस्पेंड हो गया था कोरोना की वजह से जी। और उसकी वजह से हमें डॉलर्स मिलते हैं, ये भी आपको पता होगा। उसकी वजह से हमें ट्रांच मिलती है, उसकी वजह से फिर हम अपने जो एक्सटर्नल अकाउंट है, यानी कि हम जो दुनिया के साथ ट्रेड करते हैं, दुनिया के साथ कर्ज जात के अदायगियाँ करते हैं, उसमें हमें मदद मिलती है। क्योंकि हम पिछले
कई सालों से जो है वो कचरे लेते जा रहे हैं, उनका यूज सही नहीं कर रहे और फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारा उसी का ही बर्डन कह लें आप, कि वो बाद में आपके ऊपर आता है। और आज भी आपने पिछले 2.5 साल में भी वो प्लानिंग नहीं हुई, पिछले 15 साल में भी नहीं हुई, पिछले 30 साल में भी नहीं हुई कि हमारे यहाँ पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं आए, हमने शॉर्टकट्स लिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये बर्डन जो होता है, चोरियां चकारियां जितनी होती हैं पावर सेक्टर में, जितनी भी चोरी होती है उसकी रिकवरी नहीं होती, वो सारा बर्डन उठ के फिर सारी आवाम पे आता है। तो यही है कि आपको आईएमएफ प्रोग्राम में अगर दोबारा जाना है तो आईएमएफ की शराइत होती है कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, आप टैक्सेस बढ़ाएं, ताकि एक जैसे टिपिकल बैंक होता है कि आप जब उससे कर्जा लेते हैं तो वो आपकी हर चीज ये कहता है कि जी आप रिकवरीज जो है सारी तेज होनी चाहिए और अखराजात आपके कम से कम हो ताकि उसका पैसा वापस हो सके। यही हाल है अभी कि आपके पास जो बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि या तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती हैं या फिर जो भी बीच में रिकवरीज नहीं होती उसका बर्डन आप पे आता है। ये वो वाला जो है वो इंक्रीज है। बिल्कुल सही। लेकिन खुरम साहब, ये तो आपने बड़ा ये वेल एक्सप्लेन्ड इट, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट जब प्राइसेस कम होती हैं उसका असर नजर नहीं आता। हम तो हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ज़्यादा कम 3 महीने के बाद दे रहे हैं। अब दिसंबर का फ्यूल एडजस्टमेंट आप फरवरी में दे रहे हैं और दिसंबर में आपको पता है बिजली भी इतनी इस्तेमाल नहीं होती, सीजन वाइज भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। तो आईएमएफ के अंडर जाने पर सारा बोझ तो आवाम को पड़ेगा। क्या हुकूमत कुछ बर्दाश्त कर रही है? नहीं, हुकूमत बर्दाश्त करने का मतलब यही है ना कि गवर्नमेंट अगर बर्दाश्त करती है तो गवर्नमेंट पैसा तो हमारा आपका ही है, पैसा तो आवाम का ही है, टैक्सेस तो आवाम के ही होते हैं। मतलब हुकूमत क्या चीज होती है? हुकूमत तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना हुकूमत में और आपके बीच में। तो वो बेसिकली हुकूमत अपने पास रखेगी, अगर उसको सही यूटिलाइज नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट के पास फ्यूल प्राइसेस नीचे जाती हैं और गवर्नमेंट पास ऑन नहीं करती और हमारे टैक्सेस बढ़ा देती है उल्टा, तो वो कहाँ यूटिलाइज करती है? इसके लिए हमें बिल्कुल बोलना चाहिए ना कि हमारे टैक्सेस कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, वही तो पॉइंट है। दे रहा वो क्यों नहीं दे रहा जी, और उसका बर्डन हम पे क्यों आ रहा है, ये बिल्कुल हमें सवाल करना चाहिए। तो एक्चुअली गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ये पास ऑन करेगी। बात वही है कि उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि पेट्रोल की प्राइस आज जो है वो अगर 100 रुपए से भी ऊपर है, उसके अंदर 40 रुपए तकरीबन तो टैक्सेस हैं, 40 से 45 रुपए। तो वो टैक्सेस इतने क्यों हैं उसके अंदर ना? अगर हैं भी तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये हमें सवाल करना चाहिए कि हमारे टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं और अखराजात जो है वो कैसे हैंडल किए जा रहे हैं। बिल्कुल इन दोनों चीजों में खुरम साहब, वुड इट लुक जस्टिफाइड अगर हम ये बात करेंगे कि पिछली हुकूमतों में भी टैक्स नेट की रेशो इतनी ही थी, लोग इतना ही टैक्स पे करते थे, लेकिन उस जमाने में सब्सिडीज दी जाती थी, वो चाहे बिजली पर यूनिट पर दी जाती थी, वो फ्यूल की प्राइसेस में टैक्स रेशो के ऊपर की जाती थी, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे थे। तो क्या ये कंपैरिजन जस्टिफाइड होगा? आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक तो बात ये कि जो सब्सिडीज दी जाती थी विदाउट हैविंग टैक्सेस फ्रॉम द राइट पीपल, फ्रॉम द टैक्सेबल, ये सही नहीं था उस वक्त, अभी भी नहीं है कि आप जिनसे टैक्सेस लेने चाहिए उनको आप एमनेस्टीज दे देते हैं। इस गवर्नमेंट ने एमनेस्टीज दी हैं, बहुत सारी दी हैं और वो मिलती जा रही है। पिछली गवर्नमेंट ने भी एमनेस्टीज दी है। इसका मतलब ये है कि जी आप और मैं टैक्स देते हैं, तो जो टैक्स नहीं देता उसके लिए छूट है और जो आप और मैं टैक्स देते हैं हमारे लिए और सख्ती है। देखिए, ये इस तरह की जो हमारी पॉलिसीज चलती आई हैं और आज भी हैं, अगर ये हम ठीक करें, हम उन तरफ से या जो भी हमें लगता है कि जी ये टैक्सेस नहीं देते, हमारे पास डेटा है, सब कुछ है, तो उनको हम पकड़े ना, उनसे टैक्सेस ले और उसको दूसरा सबसे बड़ा जो काम है वो उसको सही तरह यूज करें। देखिए, सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडीज देना या जो लोवेस्ट पिरामिड होते हैं उनको सपोर्ट करना, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट इंडस्ट्रीज लगाना, सही तरीके से डेवलपमेंट करना, सब्सिडी की जगह कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी कि आप वो भी है उसको उभारना, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में करना, हेल्थ में, ये सब नहीं हुआ ना हो रहा है। तो इस पे हमें बात करनी है कि ये सब ठीक होगा तो नेचुरली ये जो आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना, टैक्सेस कम है, रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज नहीं हो रही है, फिर उसका बर्डन आवाम पे आता है, बिजली की कीमतों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, ये नहीं होगा। ये रिजल्ट है जो आप बात करिए, बिल्कुल कॉजेज नहीं है, ये इफेक्ट्स हैं। ये इफेक्ट्स हैं, ये कॉजेज नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर जो आप कह रहे हैं ना कि जो टैक्स नहीं पे करते,
हम लोग तो बाय डिफॉल्ट टैक्स पे करते हैं, सैलरीड पर्सन तो बाय डिफॉल्ट टैक्स पे करते हैं, और फिर जो सैलरीड पर्सन नहीं है उसमें भी आपको बताएं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में सब लोग पैसे दे रहे होते हैं। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि वो यूटिलाइज कहाँ हो रहे हैं, जैसे आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि क्या वो प्रेफर करते हैं कि आवाम को सब्सिडी देनी है मुख्तलिफ सेक्टर्स में या नहीं देनी। अब हम आ जाते हैं दोबारा से ये बिजली की कीमतों के हवाले से और IPPs मुआहदात जो हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, अब आपको क्या लग रहा है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? वो जो एक खुशी की एक उम्मीद हमें पकड़ाई थी कि अब कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज हो गए हैं, चीजें बेहतर हो जाएंगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, वो उम्मीद जो है वो फेड हो रही है। नहीं, वो तो आपको याद है हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि नहीं, वो अभी नहीं होगा, वो आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में आहिस्ता आहिस्ता आपको 800 से 1000 अरब का फर्क पड़ेगा। लेकिन वो 3.5 अरब मेरे ख्याल में कुछ डेली है या इस तरह कुछ करके है, उसका फर्क पड़ेगा और कीमतें जो है वो थोड़ी उससे बेहतर होंगी, कम होंगी। लेकिन देखिए इससे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट अब जनरली देखिए 3 हिस्से होते हैं, बिजली जिस तरह से बनती है और पहुंचती है। बिजली कारखाने में बनती है, फिर वो उसका एक दरमियान का हिस्सा जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हिस्सा है ना, जो बिजली आप तक पहुंचाता है, इसमें सबसे बड़ा लॉस इस हिस्से में है। तो जनरेशन नहीं करनी, आपके पास बिजली बहुत तादाद में मौजूद है बनाने के लिए, कारखाने अच्छे खासे हैं, वो उसमें अब आपको पैसा नहीं लगाना, आपको पैसा लगाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में। इसमें आपको इन्वेस्टर को लाना चाहिए, इसमें आपको गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा अपना इस तरफ लगाना चाहिए ताकि अगले 3 सालों में, 4 सालों में आपके यहाँ वो सिस्टम खड़ा हो जाए जिसके जरिए बिजली आप तक पहुंचती है और ज़या कम से कम होता है। तो सब्सिडीज की भी जरूरत शायद ना पड़े, और फिर आपका जो होता है ना कि चोरी हो गई, रिकवरी नहीं हुई, इसको सब एक सम करके ना आपके ऊपर डाला जाता है कि जी ये लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो लाइन लॉसेस हो, वो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस हो, वो बिजली चोरी हो, वो बिजली का ज़िया हो, सारे का सारा बोझ तो आवाम के ऊपर ही डाला जाता है। और आपकी ये सजेशन और आपकी ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा, खास तौर पर ट्रांसमिशन लाइंस, जहां सबसे ज़्यादा बिजली जब ट्रांसमिट होती है उसके दौरान ज़ाया होती है, या इवन जो हमारा तारों का सिस्टम है जिसमें लाइन लॉसेस होते हैं और उस डिवीजन के अंडर जितने भी घर आते हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज आती हैं, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उनको उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सब्सिडीज पर जाने की बजाय अगर सिस्टम को बेहतर कर लेंगे तो इन अ लॉन्गर रन हमें उसका अल्टीमेट फायदा जरूर होगा। वेल, थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, टैक्स सिस्टम को बेहतर करना होगा, आवाम को रिलीफ देना होगा, लेकिन उसके लिए पॉलिसीज बनानी होंगी, तभी सिचुएशन बेहतर होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी, और आगे बढ़ते हुए एक वीडियो जो मैं कल से हंस के इंजॉय कर रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, वो वीडियो इस पूरी विंडो में ऊपर वाली लड़की जो है उसकी थी, उसके एक्सेंट के ऊपर थी। तो मैं चाहूँगी कि ये आप ऑडियो सुने भी, अगर अभी तक आपने ये नहीं देखी है तो आप ये ज़रूर सुने भी और देखे भी, इंजॉय करें। फिर आपको बताती हूँ कि लोगों ने इस पर रिएक्ट क्या किया है। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये मेरी फ्रेंड है और हम टीवी देख रहे हैं। में आप सबा कमर को देख सकती हैं, और सबा कमर जो है वो इसको मीम के तौर पर उन्होंने रिएक्ट किया, और ये जो रिएक्शंस हैं ये कभी कभी बड़े फ़नी होते हैं, बड़े लाइटर नोट्स पे मज़ेदार होते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ वायरल हो जाए तो फिर सबका तो फ़र्ज़ बन जाता है ना उसके ऊपर रिएक्ट करना। तो कुछ लोगों ने भी ऐसी वीडियोस बनाई हैं, और लड़की की जो है वो लड़की भी सोचती होगी कि ये मैंने शुगर लगाया था और देखो पूरा पाकिस्तान अब शुगर लगा रहा है। ये हमारी कार है, ये हम है और ये हमारी ख्वारी हो रही है। हमारी टास्क लिस्ट है, ये हमारी टीम है और ये हद हरामी हो रही है। नाइस जी, वेरी गुड। आप किसी भी सिचुएशन को एंजॉय करना हो तो पाकिस्तानी जो है वो उसमें पेश रहते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। खैर एनीवेज, ये तो हो गया लाइटर नोट पर छोटा मोटा चुटकुला जो चलता रहता है। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे तो हम T20 मैच की बात करेंगे जी। हमने बड़ा ज़बरदस्त कल परफॉर्म किया, और सीरीज़ में अब हम क्या क्लीन स्वीप कर सकेंगे, मैं इसको क्लीन स्वीप नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ग्रीन स्वीप कर सकेंगे या नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर कर सकेंगे। लेकिन इस पर बात होगी एक छोटी सी ब्रेक, फिर आते हैं। आप
बात कर लेते हैं T20 की, जो कि सनसनीखेज मुकाबला हुआ। जनूबी अफ्रीका को 3 रन से शिकस्त दे दी और कजाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेहमान टीम के कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। और कल हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसको एक एज डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने सरवाइव कर लिया इस मैच को। तारीफ तो बनती है कि खेल लिया। मोहम्मद रिजवान, हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज सच अ गुड बैट्समैन, और उन्होंने ये साबित भी किया कल की अपनी परफॉर्मेंस में। और अगर मोहम्मद रिजवान कल सेंचुरी ना करते तो ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। खुश हैं आप? पाकिस्तान टीम T20 सीरीज का पहला मैच जीत गई। देखिए, जीत पे तो ऑब्वियसली खुशी तो होती है, बट उस पर थोड़ा सा जरूरी बनता है कि आने वाले मैचेस और हम ये जो तैयारी हमारी शुरू हो गई वो T20 वर्ल्ड कप के लिए हो रही है, तो ये भी देखना होता है कि क्या हमारी टीम उस काबिल होती जा रही है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रिजवान ने एक बार फिर अपने बल्ले से खूब जवाब दिया। जितने भी लोग उन पे तनकीद करते रहे हैं, हर फॉर्मेट पे वो शानदार परफॉर्मेंस करके नाकदीन को भरपूर जवाब दे रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज है और मेरे ख्याल से नौजवानों के लिए एक बहुत जबरदस्त एक लेसन है कि भाई किस तरह से आपने जवाब देना होता है, ना कि आप टीवी पे या सोशल मीडिया पे आगे बात करें, ग्राउंड में रहते हुए इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे दें कि जो भी आप पे अगर तनकीद करता है तो वो खामोश हो जाए। और वाकई उन्होंने खामोश कर दिया। हर फॉर्मेट में किसी भी तरीके से वो किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाए जा रहे हैं। जी। तो मोहम्मद रिजवान तो छा गए, लेकिन बाकी टीम किधर गई? बाकी टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी उस तरह से? और मैं ये मेंशन करती चलूं कि बेशक हम मैच जीत गए, लेकिन ये साउथ अफ्रीका की कोई जेन्युइन टीम नहीं थी। इट वाज अ बी क्लास। सारे मेन प्लेयर्स मैच्योर और उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो तो वापस चले गए। तो उसके बावजूद इतने मुश्किल से ये मैच जीतना मुझे समझ नहीं आया कि हमारी टीम को हुआ क्या। बिल्कुल ये परेशान कुन बात है, बिकॉज हमारी बैटिंग जो न्यूजीलैंड में भी थी, आप देखें मोहम्मद हफीज परफॉर्म करते रहे, रिजवान ने परफॉर्म किया। T20 में जो ये यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं जो T20 की परफॉर्मेंस पे, नेशनल T20 की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट होते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये बड़ी परेशान कुन बात है। अगर इट्स अ टीम गेम, अगर कुछ लोग ही परफॉर्म करते रहेंगे बैटिंग में, आपने टेस्ट मैच भी देखा कि हम सीरीज जीत गए लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। तो ये बहुत परेशानी की बात है कि हमारे बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी टीमों के आगे हम स्ट्रगल करेंगे। तो जो मुझे लगता है जिस किस्म की विकेट थी, पाकिस्तान को 200 से ऊपर रन करने चाहिए थे, लेकिन किसी ने भी रिजवान का सही मायनों में साथ नहीं दिया। सो आने वाले मैचेस में मुझे उम्मीद है कि ऊपर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेगा रिजवान के अलावा। बाबर आजम तो रन आउट, बाबर आजम खाता खोले बगैर वापस चले गए, और ये तीसरा मुसलसल चल रहे हैं जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हर कोई कहता है कि एक मैच के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस जज नहीं करनी चाहिए प्लेयर्स की, लेकिन आप देखें कल भी वो बस चले गए, वापस आउट हो गए। नहीं, देखिए अब थोड़ा सा उन्हें रियायत दी जा सकती है, रन आउट बड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन उनके अलावा भी तो पूरी टीम है ना, इतनी लंबी बैटिंग है, उन सबको भी करना पड़ेगा। और बाबर भी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मैच में जरूर डिलीवर करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी ये बैट्समैन परफॉर्म करें आने वाले मैचेस में, और हम ये 3-0 कन्विंसिंगली जीते पूरी। इंशाल्लाह ग्रीन स्वीप करें जी, ये मेरा ख्वाब है और जरूर पूरा होगा। इस पर तो अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में कैसे कैसे कौन कौन क्या क्या परफॉर्म करता है। PSL भी शुरू होने जा रहा है फवाद, और PSL से पहले ही हमेशा की तरह कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं। नाक़दीन जो है वो मुसलसल, अभी मैचेस तो शुरू नहीं हुए लेकिन PSL का जो तराना है उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज आती है तो उसमें ज्यादा हम कुछ थोड़े से ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि जिस तरह से शोएब ने तनकीद की, अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए था। देखिए, पसंद ना पसंद करना हमारा आपका राइट है। मैं इस बात पे PCB को जरूर क्रेडिट दूंगा कि एक लोक फनकार हमारी जो थी उनको इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी दी गई। गाना बहुत सौ को पसंद आ रहा है, बहुत सौ को नहीं भी पसंद आ रहा, लेकिन एक अच्छी चांस दिया, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई। प्लस जो जिसका काम है ना वो ज्यादा बेहतर तनकीद करे तो अच्छा लगता है। क्रिकेटर का काम नहीं है गाने वालों पे इस तरह से जाके तनकीद करना। अब ये वही वाली बात है कि फिर जब
टीवी एक्टर्स और फिल्म स्टार्स आके क्रिकेटर्स के ऊपर कमेंट करेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा फवाद, और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर हो सकता है। अख्तर साहब इज अ ग्रेट क्रिकेटर, लेकिन अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा बेहतर कर लेते तो दिल ना दुखता किसी का। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। थैंक यू फवाद फॉर बीइंग विद अस। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल एक अहम डेवलपमेंट हुई, एक अहम डिसीजन आया। 2 रोज़ कबल वफाकी हुकूमत ने उलमा का देरीना मुतालिबा पूरा करते हुए 5 नए विफाकुल मदारिस कायम करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि मदारिस के लिए 16 रजिस्टर्ड दफातर कायम करने का भी ऐलान किया था, जिसमें इत्तेहाद मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान देवबंद, इत्तेहादुल मदारिस उल इस्लामिया पाकिस्तान अहल हदीस और निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान बरेलवी मिनहाजुल कुरान और मजमुअल मदारिस तालीमुल किताबुल हिकमत अहल तशरीह और वफाकुल मदारिस उल इस्लामिया अल रिजविया पाकिस्तान बरेलवी को बोर्ड का दर्जा दे दिया गया है। अब ये दरीना मुतालबा था, कई सालों से चल रहा था कि जो भी हमारे मुतालबात हैं जिसमें ख़ास तौर पर ये दर्जा जो है वो ज़रूर दिया जाए वफाकुल मदारिस का, ताकि एग्ज़ाम्स लेने में, डिग्रीज जारी करने में, पूरा एक सिस्टम डेवलपमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सके। मदारिस अपना एक जो हक बजानिब उनकी डिमांड थी उसको पूरा किया। वफाकी वज़ीर तालीम ने तकरीब में मदारिस के नए बोर्ड में असनाद भी तकसीम की और तकरीब में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर अनवारुल हक कादरी भी मौजूद थे। मुख्तलिफ फ़िक़ों के 70 उलमा ने भी शिरकत की और 16 रजिस्टर्ड दफातर जो कायम करने का ऐलान किया है उसमें मुख्तलिफ फ़िक़ों के उलमा की जानिब से इजाफी वफाकुल मदारिस के ऐलान का खैर मकदम भी किया गया और कहा गया कि मौजूदा हुकूमत ने वो करके दिखाया जो 40 सालों से नहीं हुआ था। अल्लामा ताहिर अशरफी ने भी कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मदारिस को तालीम के साथ मुंसलिक किया और मौजूदा हुकूमत नामूस रिसालत मसाजिद मदारिस की चौकीदार है। जिन मदारिस को वफाक का दर्जा दिया गया है उनका खैर मकदम भी करते हैं और हम मदारिस के दीनी निसाब में कोई तब्दीली नहीं करना चाहते। 70% मदारिस में जदीद तालीम दी जा रही है। दीनी और जदीद तालीम हासिल करने वाले मदारिस के तुलबा अहम किरदार अदा कर सकते हैं और ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर मौजूद भी हैं कि किस तरह से उसको बैलेंस किया जाता है। अब ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान एक ख़ताब करते हैं, एक बात करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि हम किसी तौर ये नहीं होने देंगे, वफाक को ये इक़दाम नहीं उठाने देंगे और अगर ये डिसीजन लिया गया तो सड़कों पर आएंगे मदारिस के तुलबा और प्रोटेस्ट किया जाएगा। उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं और क्यों ज़रूरी था जो ये 40 साल से मुतालिबा किया जा रहा था कि वफाकुल मदारिस होने चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जामिया नईमिया से इनका ताल्लुक भी है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हुकूमत के इस डिसीजन को आप कैसा देखते हैं, आपकी राय क्या है? वफाकी दारुल हुकूमत ने जो ये डिसीजन लिया वफाकी मदारिस कायम करने का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल 5 विफाक तंजीमात और 5 अलग अलग मदारिस, टोटल 10 अदारे थे जो कि दीनी तालीम की हायर डिग्री अशहादतुल आलमिया का इजरा करते थे और HEC रिस्पेक्टिवली उन्हें MA इस्लामिक स्टडीज़ और MA अरबिक के इक्वल बनाती है। बहुत अरसे से ये ख्याल किया जा रहा था कि इन मदारिस के विफाक और तंजीमात में शामिल मदारिस उनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मामलात और मसाइल जन्म ले रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ मदारिस के ग्रुप्स का यह ख्याल था कि हम अपने निसाब को जदीद करना चाहते हैं और उसमें नई किताबें भी ऐड करना चाहते हैं, नए मज़ामीन भी ऐड करना चाहते हैं जो कि पुराने निसाब तालीम और पुराने तरीक़ेकार हाय तदरीस से मुमकिन नहीं है। ये 2 बुनियादी वजह हैं जो हम देख रहे हैं नए विफाकों की इमर्जिंग को और नए विफाकों की मंजर आम पे आने को, जो कि हुकूमत ने फरवरी के पहले हफ्ते में
एक बाकायदा पॉलिसी का ऐलान किया और इससे कबल विफाक या मदारिस के डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट होने का किसी भी किस्म का कोई लाहे अमल और कोई मैकेनिज़्म नहीं था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि HEC के लेवल के ऊपर एक बाकायदा मैकेनिज़्म तश्कील पाया है और इस मैकेनिज़्म के ज़रिए वो यार्डस्टिक मुतय्यन कर दी गई हैं जिसके नतीजे में कोई भी बड़ा मदरसा अपने आप को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बनवा सकता है और उसके साथ साथ अगर उसके पास एक काबिल कदर तादाद मौजूद है मदारिस की जो कि उसके निसाब तालीम पर चलने के लिए तैयार हैं तो वो दरख्वास्त दे सकता है नए विफाक को या नई मदरसे के एक तंजीम को इमर्ज करने के लिए। हम ये देखते हैं कि ये बात की जा रही है कि हम निसाब तालीम को बदलने नहीं देंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि निसाब तालीम में रिफॉर्म्स होती रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें रिफॉर्म्स नहीं होंगी हमेशा के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें रिफॉर्म्स आती हैं और नए सब्जेक्ट को ऐड किया जाना भी इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, कुरान नहीं बदलेगा, फ़िक़ा में कोई तब्दीली नहीं होगी, हदीस में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी और ना ही कोई तब्दीली कर सकता है। लेकिन तरीक़े कार तदरीस में तब्दीली आ सकती है। नए मज़ामीन जिनका ताल्लुक़ समाज के साथ है, इक़्तिसादियात के साथ है और सियासत के साथ है और सोशल नॉर्म्स के साथ है। मैं समझता हूँ कि ये 4 सब्जेक्ट लाजमी तौर पे मदरसे स्टूडेंट को ऐड होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हुकूमत को तवज्जो करनी है वो ये है कि ये 8 साल का एक पीरियड होता है जो कि मदरसे के अंदर पढ़ा जाता है। इन 8 साल के पीरियड के अख्ताम के ऊपर शहादतुल आलमिया की डिग्री दी जाती है, लेकिन बीच में ये 8 साल का पीरियड 2-2 साल के ऊपर मुनक़सिम है। इसमें इन्हें मैट्रिक FA और BA के लेवल की डिग्री दी जाती है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को ये मैट्रिक FA और BA के लेवल की डिग्रियों को भी अलग मंजूर करना चाहिए। अगरचे हुकूमत ने FA तक के हवाले से अपनी राय का इजहार कर दिया है, लेकिन उसका मैकेनिज़्म अभी तश्कील पाना है और मैं समझता हूँ कि इस मैकेनिज़्म को जल्दी तश्कील दे दिया जाए, क्योंकि मदरसे के स्टूडेंट को जो कि अच्छा और ब्राइट स्टूडेंट है उसके ऊपर दोहरा बोझ पड़ता है। वो दीनी तालीम भी मुकम्मल करता है और उसके साथ साथ वो दुनियावी तालीम मैट्रिक FA BA और MA अलग से करता है, तो वो एक ही वक्त में 2 थीम्स के ऊपर एजुकेशन हासिल कर रहा है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट की आपस में इनकी मिक्सिंग हो जाएगी और सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाएंगे तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से एक मुतय्यन निसाब को लेके चल सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ मदारिस और कुछ विफाक अगर नए निसाब के साथ आते हैं और वो निसाब भी उनका अपना तख्लीक करता है जिसको समझते हैं कि उनके तलबा ऐसे तैयार होने चाहिए। देखिए, आज हम जो साइंस की किताब पढ़ रहे हैं या आज हम जो दीगर उलूम की किताबें पढ़ रहे हैं, आज से 20 साल पहले लिखी हुई किताबों से बहुत फ़र्क हो चुका है। नई थ्योरीज आ चुकी हैं। इसी तरीके से इस्लामियात के हवाले से भी बहुत से नए मसाइल इमर्ज हो चुके हुए हैं जिन्हें हमें टच करने की ज़रूरत है और अपने तलबा को बताने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ बहुत अहम है कि अमन एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए और उसके साथ साथ जो इंटरफेथ हार्मनी है और इंटर रिलीजन हार्मनी है उसके ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान आने वाले वक्त में एक ऐसी रियासत बन के उभरना चाहिए जहाँ पे इंटरफेथ हार्मनी और इंटरफेथ डायलॉग का एक वसी मंजर वहाँ पे कायम हो सके। बिल्कुल सही, तभी एक्सेप्टेंस भी आती है। और वो जो एक बात है कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना, तो ये तमाम अलूम अगर इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ जाएंगे तो हमारे मदारिस में जो लाखों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो किसी तौर भी इस दुनिया में पीछे नहीं रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट रहता है ना जनरली भी कि अगर आप मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप जदीद अलूम से महरूम रह जाएंगे, आप दुनिया में सर्वाइव उस तरह से नहीं कर सकेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेंगे। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर नए दौर के मुताबिक निसाब में तब्दीली भी लाई जाए तो मुतफ़िका राय से लाई जाए और स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि वो दीनी तालीम के साथ साथ खुद मुख्तार हैं और दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट का ये खुशाइंद इक़दाम है, देरीना मुतालबा था। मैं निसाब के ऊपर तो दोबारा आऊँगी और इस पर सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन ये विफाकुल मदारिस बनाने का जो मामला है
जिसको आप भी खुशाइन करार दे रहे हैं, बहुत से उलमा कह रहे हैं कि हमने तो ये पहली दफ़ा देखा है कि ये हुकूमत ने वाकई में कई दहाइयों के बाद हमारा ये मुतालिबा मान लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कल एतराज़ कर दिया, उन्होंने कहा जी ये नए बोर्ड को हम मुस्तरद करते हैं, हमारे मदरसे जो हैं वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, हुकूमत ने ये डिसीजन वापस ना लिया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, क्या रिजर्वेशंस हैं जिसकी वजह से ये रिजेक्ट किया गया है? क्या वाकई में नॉन पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो कोई कमी हुई है गवर्नमेंट के इस डिसीजन में, कुछ लूप होल्स रह गए हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मदारिस का या जो तालीमी इंस्टीट्यूशन है, भले से मदारिस हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए, इनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो जाहिर बात है माइनर में आते हैं और उनके ऊपर अगर उन्हें प्रेशराइज करके सियासी एक्टिविटीज के अंदर लाया जाए वो भी दुरुस्त नहीं है। 18 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं वो बालिग हैं और वो अपनी राय रखते हैं सियासत में आने की ना आने की, लेकिन बहैसियत मजमूई हम ये देखते हैं कि ज़ियाउल हक रजीम से तलबा की सियासत में आने को पाबंदी लगाई गई है कि जब तक वो इंस्टीट्यूशन के अंदर है वो किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा। और मैं ये समझता हूँ कि माजी में जब सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लिया जाता था तो उसके नतीजे में जराइम ज़्यादा थे, ख़ास तौर पे यूथ के अंदर, और उसमें कब्ज़ा ग्रुप भी हमने देखे बनते हुए, हमने लोगों को मार पीट तशद्दुद भी लोगों पर होता हुआ देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत और मदरसा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आपस में ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से मदरसे से पढ़ के निकल आए फिर वो सियासी तौर पे जो भी एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकता है। देखिए, ये एक मुकम्मल इंतजामी फैसला है, मेरी अर्ज़ सुनिएगा, ये एक मुकम्मल इंतजामी फैसला है। जिस तरीके से किसी ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान के मैट्रिक और FA के एग्ज़ाम लेती थी, फिर ज़रूरत महसूस हुई लाहौर बोर्ड को बनाने की, लाहौर बोर्ड बना लिया गया, उसके बाद फिर दीगर बोर्ड्स बनते चले गए और हम देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से हर डिवीज़न के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं जो कि वहाँ के तालीम के मामलात को लेकर चल रही हैं। अगरचे दोनों तरफ से दलाइल मौजूद हैं कि इससे तालीम में इजाफा तो हो रहा है लेकिन रिसर्च में कमी आ रही है या इतनी अच्छी रिसर्च नहीं हो पा रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो बोर्ड, जो विफाक मेहनत करेगा, अपने निसाब को बेहतर बनाएगा, अट्रैक्ट करेगा, जदीद मेथोडोलॉजी के साथ वो दीनी तालीम देगा, वो लीड ले जाएगा। और जो ट्रेडिशनल वे के ऊपर चलेगा उसे फिर बहुत ज़्यादा मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना रिपीट कर देती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये डिपेंड्स ऑन सिंगल इंस्टीट्यूट के वो कैसे परफॉर्म करते हैं और वो कैसे निकल कर सामने आते हैं। लेकिन रिजेक्ट कर देना 5 जो नए बोर्ड विफाकुल मदारिस के नाम से अप्रूव किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको रिजेक्ट कर देना, क्या ये जस्टिफाइड है? आपको कुछ रिजर्वेशन समझ आ रही है जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा? मैं ये समझता हूँ कि वो इन 5 विफाकों को रिजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। सियासी तौर पे उन्होंने इस बात को किया है और वो अपने सियासी और मजहबी फॉलोअर्स को इस बात के ज़रिए मुतमिन करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि जो उनका मसलक है, जिस मजहबी नज़रिए के साथ वो चलते हैं, उस मजहबी नज़रिए की जो नया विफाक बना है वो इन 5 विफाकों में से सिर्फ एक नया विफाक हमारे वजूद में आया है। और मैंने ये बात पहले अर्ज़ की कि जितने भी नए विफाक बनेंगे ये हुजूम के एतबार से पिछले बने हुए विफाक से यकीनी तौर पे छोटे होंगे, लेकिन ये अपने निसाब की जिद्दत की बाइस और निसाब में वो चीज़ें जो मैंने पहले अर्ज कर दी इनकॉर्पोरेट करने की वजह से लीड ले सकते हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि जी तलबा वो एहतजाज के ऊपर आ जाएंगे, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं नहीं समझता कि इस मसले के ऊपर तलबा को इस तरीके से एहतजाज में आगे आना चाहिए। वो मदारिस जो कि नए विफाक में जम हो चुके हैं या नए विफाक में शामिल होकर आगे अपना अलग तशख़्ख़ुस कायम कर चुके हैं, तो वो उन मदारिस के तलबा तो यकीनी तौर पे एहतजाज में नहीं आएंगे, और जो पिछले बाकी रह जाने वाले मदारिस होंगे अब उनके तलबा एहतजाज इस बात पे करेंगे कि नए बोर्ड क्यों बन गए। और हमेशा से देखा गया है कि जब एंटिटी
मुख्तसर होती है, छोटी होती है, तो उसकी वर्किंग बहुत बेहतर हो सकती है। तो बजाय इसके कि हम एजिटेशन की तरफ आएँ, हमें फोकस करके इन नए बने हुए विफाकों को कामयाब करने की ज़रूरत है और उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि उसके नतीजे में एक अच्छी दीनी और सही सिमत और सोच के साथ तलबा की तालीम और तरबियत का काम कर सके। बिल्कुल सही। और अलामा डॉक्टर साहब, आपने ये जो बात की है ना कि आपने कंपैरिजन कर दिया हमारा जो HEC का सिस्टम है या पंजाब यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसको मदारिस के सिस्टम से, तो ये बड़ी बेहतर बात हो गई कि कुछ साल पहले सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी थी, एक पंजाब बोर्ड था, फिर लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, हर डिवीज़न का अपना अपना बोर्ड बन गया, इंडिपेंडेंसी आ गई, एग्ज़ाम्स आसान हो गए, कंडक्ट करना आसान हो गया, सिस्टम बनाना आसान हो गया। और वैसे ही अगर अब मदारिस भी अपना सिस्टम बेहतर कर लेंगे तो ऐड ऑन होने से चीज़ें बेहतर हुआ करती हैं, हर चीज़ की नेगेटिविटी नहीं होती। आपका ये कमेंट बड़ा प्रिसाइज और बड़ा ज़बरदस्त रहा विद एग्जाम्पल। अब अगर हम सिर्फ मदारिस की बात कर लें और जो एक वेव चली है पिछले 5, 6, 7 सालों से, जब कहा जा रहा था कि मदारिस को रजिस्टर किया जाएगा, मॉनिटर भी किया जाएगा, निसाब को मॉनिटर भी किया जाएगा, इसमें किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है और आप क्या समझते हैं कि अभी कितने % और ज़रूरत है इस तमाम चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करने की? क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि हमारे जो दुश्मन हैं, जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो हमारे मदारिस को, हमारे मुसलमान होने को और हमारे मज़हब को न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि दुनिया में पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के लिए, ख़ासतौर पर टेररिज्म में जब इसको इस्तेमाल करके नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं, तो जो हमारी रियल हकीकत है वो हमें दुनिया को दिखानी है, पढ़ लिख कर, बेहतर अंदाज में, गवर्नमेंट के सिस्टम में आकर। देखिए, जो बात विफाक के हवाले से की जा रही है, माजी में मुख्तलिफ विफाकों की जो तंजीम है, इसे इन तंजीम इत्तेहाद तंजीमात मदारस पाकिस्तान का नाम दिया गया, इनके मुसलसल पिछले 2.5 साल से मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, वफाकी गवर्नमेंट के साथ, और इन मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ें तय पा गई। लेकिन दोनों तरफ से कुछ ऐसे मामलात थे जिसमें एक दूसरे के ऊपर शक का इजहार किया गया, और दोनों तरफ यानी वफाकी गवर्नमेंट भी और तंजीमात भी अपने अपने कुछ पॉइंट्स में अपने आप को वैलिड समझती हैं कि हम यहाँ तक चले गए और हमारी यहाँ तक बात ओके थी, हमने ओके कर लिया। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि डेडलॉक आया है वो 2 चीज़ों के ऊपर आया है। एक तो ये आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ऐलान, हालांकि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ये निज़ाम खुद मदारिस की तंजीमात के कहने पर डिवेल्प किया गया है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये मदारिस के तंजीमात के नुमाइंदों की रजामंदी के साथ पब्लिश किया गया है। लेकिन मदारिस की तंजीमात ये चाहती हैं कि सारे मसाइल एक ही वक्त में बैठ के हल कर लिए जाएं। हुकूमत ये चाहती है कि स्टेप बाय स्टेप जो मसला हल हो जाए उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ मैं समझता हूं कि जो चीज क्लियर हो रही है ना उसको इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, और जहां पे डेडलॉक है उसके बारे में कोशिश करनी चाहिए। अब सेकंड डेडलॉक था कि मैट्रिक और FA के लेवल के ऊपर कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, जैसे मैथमेटिक्स है और पाक स्टडी है, इन्हें मदारिस के निसाब में शामिल होना है। बिल्कुल होना है, मैं खुद चाहता हूं, क्योंकि मेरे मदरसे के तलबा दोनों तालीम पढ़ते हैं, उन्हें डबल पढ़ना पड़ता है। मैं खुद चाहता हूं एक ऐसा परिसाइज करिकुला होना चाहिए जिसमें दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों स्ट्रीम्स को हम ले सकें, एक वक्त में लेके चल सकें। तो अब डेडलॉक ये है कि ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम वो हुकूमत के बोर्ड लेंगे या वो मदारिस के बोर्ड लेंगे। मदारिस ये कहते हैं कि ये हमारे बोर्ड लेंगे, हुकूमत ये कहती है कि ये हमारे बोर्ड लेंगे। इस डेडलॉक को किसी जगह के ऊपर सॉल्व होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब मदारिस के बोर्ड्स को आप इतनी वक़्त देते हैं और उनके निज़ाम पे आप एतमाद भी करते हैं, तो फिर जिस तरीके से हम आगा खां बोर्ड को देखते हैं कि आगा खां बोर्ड अपने हुजम के एतबार से मुख्तसर है लेकिन वो सारे एग्ज़ाम खुद लेता है, बिल्कुल इसी तरीके से चाहे एक छोटा मदरसा बोर्ड है या एक बड़ा मदरसा बोर्ड है, अगर आपने उसको आज़ादी दी है, अपना निसाब बनाने की आज़ादी दी है, उसे डिग्री वार्निंग इंस्टीट्यूशन होने की, तो फिर
आप उसे इस बात की भी आज़ादी दें कि वो मैट्रिक और FA के लेवल के ऊपर हुकूमत का, वफाकी बोर्ड का मुतय्यन करदा निसाब मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का और पाक स्टडी का वो पढ़ाए और खुद से उसका इम्तिहान ले। तो मैं समझता हूँ कि ये डेडलॉक खत्म हो सकता है। तीसरा डेडलॉक था बैंक अकाउंट जी और अगर कंबाइंड डिसीजंस हों और पॉलिसीज बनाई जाएं तो वफाक और मदारिस जो हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों की ना सिर्फ तालीम और तरबियत में बल्कि उनको बेहतर ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए भी। वेल, थैंक यू सो मच अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये अक्सर मुस्तरद कर दिया। तालिबा जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं वो आप समझते हैं कि नए बोर्ड को रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए और उस सिस्टम को अपना लेना चाहिए, तभी बेहतरी है। और स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ये कहना था डॉक्टर रागिब नईमी का। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर कायद के वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। कराची सिटी से औरंगी स्टेशन तक सर्कुलर रेलवे की आजमाइशी ट्रेन का सफर कामयाब रहा, जिसके बाद सियालकोट सिटी से औरंगी स्टेशन तक तौसी दे दी गई है। कराची सिटी से औरंगी ट्रैक को KCR ऑपरेशनल ट्रैक का हिस्सा बना दिया गया है। और रेलवे सर्कुलर रेलवे कितना इम्पोर्टेंट है कराची की ट्रैफिक के अंदर, कराची की सड़कों की बेहतरी के लिए, लोगों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। अब उसमें हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है। कराची सिटी से औरंगी 14 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिस पर 8 स्टेशन होंगे, 12 फाटक हैं। KCR 1 अब जो औरंगी स्टेशन है वहाँ शाम 4:16 पर ये ट्रेन रवाना होगी और फिर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई अपने मंजिल तक पहुँचेगी। इसका सफ़र है कैसा, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, कितने मुसाफिरों की गुंजाइश होगी इसमें, इस पर हम बात करेंगे। कराची से हमें हबीब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम अस्सलाम सीमल। हबीब, अब कराची रेलवे सर्कुलर में नया ट्रैक जो है ये एक अच्छी खबर है कि उसको भी अब उसका जो आजमाइशी सफ़र है, आजमाइशी ट्रेन का सफ़र है वो कामयाब रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाहौर में मेट्रो बस ट्रेन चली तो कराची सर्कुलर रेलवे वाले जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा कि हम भी ट्रेन चलाएंगे और अच्छी चलाएंगे और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ चलाएंगे। सिमल देखें, ये कहना कि लाहौर मेट्रो को देख के यहाँ पर काम बड़ी तेज़ी से हुआ है, काम तो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार रहा है और काफ़ी डिले होने के बाद अब जो है कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जो अपना सेकंड फेज़ कंप्लीट करने के बाद उसने जो है वो औरंगी टाउन से धाबेजी तक की जो ट्रेन है वो अब चलने लगी है। परसों शाम में जो है वो पहली ट्रेन आजमाइशी तौर पर चलाई गई थी, जिसके बाद कल से बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मुसाफिर खुश हैं कि कम पैसों में एक लंबा सफ़र तय करने को अब शहरियों को मिल रही है सहूलत। औरंगी टाउन से लेके धाबेजी तक का तकरीबन 64 किलोमीटर का जो सफ़र है वो शहरियों के लिए एक आसानी का बाइस बन रहा है। काफ़ी मुश्किलात थी शहरियों को, ट्रांसपोर्ट के मसाइल आपके सामने है। शहर कायद के बड़े अरसे से जो है वो मसाइल से गुजर रहा है कराची शहर। ट्रांसपोर्ट के हवाले से ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट दी कि कराची एक खस्ता हाल शहर है ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के हवाले से। तो अब एक अच्छा इनिशिएटिव रहा कि कराची सर्कुलर रेलवे पहले फेज़ 1 में स्टार्ट की गई सिटी स्टेशन से धाबेजी तक, अब मज़ीद 14 किलोमीटर की तौसी के साथ जो है वो औरंगी टाउन तक इस KCR को फ़ाल कर दिया गया है। 8 मजीद स्टेशन है जो इसमें सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक शामिल है, जिसमें मंगोपीर स्टेशन है। साइट एरिया जो कि सबसे अहम स्टेशन इसमें शामिल हुआ है क्योंकि साइट एरिया में एक बड़ा जो तबका है कारोबार काम करने के लिए जो शहर से रुख करते हैं साइट एरिया का, तो कई कई घंटों का सफर तय करना पड़ता है। मिनी बसेस यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी हैं, इसके अलावा दीगर ट्रांसपोर्ट की भी कमी थी। तो अब शहरियों को एक सहूलत मिली है जिससे वो बआसानी जो है वो इस सफर को तय कर रहे हैं और खासे खुश हैं शहरी के घंटों का जो सफर है वो अब थोड़े से लिमिटेड वक्त में और कम पैसों में, जो कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कहा जाएगा कि अच्छी एक इनिशिएटिव है कि 30 रुपए में इस सफर को रखा गया है। और यहाँ से ये जो सफर है धाबेजी तक का, उसके लिए 2 ट्रेनें रखी गई हैं। एक सुबह में जो कि डाउन ट्रैक पे चलती है धाबेजी से औरंगी तक, और इसके बाद एक शाम में जो कि अप ट्रैक पे है वो 4:15 बजे औरंगी टाउन से रवाना है और तकरीबन 6:30 बजे तक धाबेजी पे तमाम तर मुसाफिरों को जो है वो मंजिल तक पहुँचा देती है।
बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने सही कहा कि 30 रुपए में अब आप कम वक्त में, कंपैरेटिवली अगर बात करें तो कम वक्त में जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी वैसा नहीं लग रहा कि 2 ट्रेन बहुत कम है और लोग सफर करने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने साइट एरिया का जिक्र किया, धाबीची का जिक्र किया, औरंगी टाउन का जिक्र किया, तो बहुत से लोग यहाँ से शहर के दूसरे हिस्सों में ट्रैवल करते हैं। तो 500 पर ट्रेन कैपेसिटी में तो मुझे लगता है ये 2 ट्रेन बहुत कम हो जाएंगी। बिल्कुल सिमल, देखिए अभी इनिशियली तो ये ट्रेनें लोगों के लिए सहूलत को फराहम करने के लिए कम है, क्योंकि सिर्फ 500 मुसाफिरों की कैपेसिटी है, 5 बोगियां हैं, एक वक्त जो है वो ट्रेन में कैरी कर सकती है। तो फिल वक्त शहरियों का भी यही मुतालबा है कि ट्रेन की जो तादाद है उसमें इजाफा किया जाए। पाकिस्तान रेलवेज भी यही कह रही है कि 2 से 3 ट्रेनें जो है वो दिन में अप एंड डाउन ट्रैक्स पे चलाने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन ताहम जो है वो एक ही ट्रेन है जो कि सुबह में जो है ट्रैवल करती है बैक वक्त में जो है वो औरंगी से धाबेजी, और दूसरी जो ट्रेन है वो शाम में धाबेजी से औरंगी का जो सफर है वो तय कर रही है। तो कुछ बताया गया है कि नई ट्रेन इसमें कब ऐड होंगी और इसको कंप्लीटली फंक्शनल मतलब फुल फ्लेज ट्रेन के साथ कब तक कर दिया जाएगा? और साथ ही साथ अभी ये भी बता दीजिएगा कि जिन एरियाज का हम जिक्र कर रहे हैं उनके गिरदोनवा के कौन से एरियाज हैं, मतलब मेन एरियाज ऐसे कौन कौन से हैं जो इन ट्रेन से फायदा उठा सकेंगे? बिल्कुल, देखें अगर एरियाज़ के हवाले से जैसे बात करें तो एरियाज़ जो इस औरंगी टाउन तक बहाल होने से जो फाल हुए, मैंने जिस तरह आपको साइट एरिया का भी जिक्र किया कि साइट एरिया के साथ साथ मुंसलिक मंगो पीर के जो रिहायशी हैं, बल्लिया टाउन के जो रिहायशी हैं, और इसके साथ साथ जो कि हमारे जो और इसके जो मज़ाफ़ाती इलाके जो कहलाते हैं जिसमें कायम खानी कॉलोनी है और छोटे दीगर इलाके, वो सब जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। क्योंकि धाबेजी से जिस तरह मैंने आपको बताया कि औरंगी तक एक 64 किलोमीटर का तवील सफ़र है जो कि शहर कायद में यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं इस रास्ते को, और ख़ास तौर पे जो हमारा मजदूर तबका है जो कि इंडस्ट्रियों में काम करने आता है, तो वो सबसे ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, फ़ायदा हासिल कर रहा है। लेकिन जिस तरह आपने भी मुझसे पूछा कि कराची में ट्रेनों की तादाद में जो इजाफा है, वो कराची जब सर्कुलर रेलवे का इनिशिएटिव लिया गया था तो उस वक्त भी यही डिसाइड किया गया था कि 4 ट्रेनें जो है वो अप ट्रैक पे होंगी, 4 ट्रेनें डाउन ट्रैक पे चलाई जाएंगी। लेकिन उस फैसले को वक्ती जब बुनियादी जब इनिशियल स्टेजेस में रखा गया तो सिर्फ एक ट्रेन जो है वो अप पे और एक ट्रेन डाउन ट्रैक पे रखी गई है। लेकिन अब पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से जब कल भी हमारी यहाँ पे DCO से बात हुई है, कराची के जो इंचार्ज है, डिवीजन इंचार्ज, तो उनका यही कहना है कि अब मजीद इस मनसूबे पर जो है वो तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। न सिर्फ ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है बल्कि जो कराची सर्कुलर रेलवे का अहम ट्रैक है जो अभी भी फाल नहीं हो सका है, जो कि फेज 3 के लिए रखा गया है, जिसमें कराची के जो मेन इलाके हैं जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल जो कि सेंट्रल है कराची का, वो एरिया शामिल होने से कराची के जो शहरी हैं वो इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल सही, ऑब्वियसली उसमें मेन एरियाज भी शामिल हो जाएंगे और सारी चीजें आ जाएंगी। अभी जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि फरवरी है और फरवरी के एंड पे हमारी जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिंध से बात हुई है तो वो जिक्र करते हैं ग्रीन लाइन का, येलो लाइन का इनिशिएट किया जा रहा है। वो जैसे कहते हैं ना कि बस ग्राउंड ब्रेकिंग की जा रही है और उसके बाद वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। उसमें किस हद तक डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि वो भी अगर एक्टिव हो जाएगा तो जो बाकी मेन सिटीज़ हैं, जो बाकी सिटी के मेन एरियाज हैं, वो भी कवर अप हो जाएंगे उसमें। बिल्कुल, लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में जब हमारी बात हुई थी तो मिनिस्टर साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो फेब में करने जा रहे हैं। ताहम अब तक उसकी तारीख का तो ऐलान नहीं किया जा सका है कि कब वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो सकेगी। लेकिन जो कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा था वो भी अभी तक ताखीर का शिकार है और बाकी जो दीगर मंसूबे हैं उन पर भी फिलवक्त तो कोई काम होता हुआ नहीं दिखा रहा है। लेकिन मार्च और अप्रैल के हिसाब से जो तारीखें दी गई हैं आइंदा दिनों के लिए, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ जो सिंध गवर्नमेंट है वो खासी जो है वो एक्टिव दिखाई दे रही है और कराची वाले भी पूरी उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों में अच्छे मंसूबे जो है वो कराची वालों को ट्रांसपोर्ट के मिलेंगे। चलें, हम वही कहते हैं ना कि उम्मीद दे देनी चाहिए, तो हबीब आपने अच्छा किया है कि आपने उम्मीद दे दी है कि शहर कायद और हमारे कराची में अब हालात थोड़े बेहतर होने जा रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है। बेशक आपने कह दिया कि सुस्त रवि का शिकार सर्कुलर रेलवे, लेकिन मुझे ऑनेस्टली इतनी भी उम्मीद नहीं थी। तो ये अगर ट्रेन चल पड़ी है तो आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड आई होप कि आइंदा आने वाले इसी तरह से फॉरेन डेवलपमेंट के काम जो हैं वो चलते रहें और ट्रांसपोर्ट का मसला जो कराची का सबसे बड़ा मसला है वो हल हो जाए। और
उसमें बेहतरी आ जाए। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। आसार कदीमा के ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने एक ऐसी मिस्री ममी दरियाफ्त की है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो तकरीबन 3000 साल पुरानी है, जिसे सुर्ख मिट्टी में लपेटकर ताबूत में बंद किया गया था। अब ताबूत में बंद ये ममी सन 1800 के ज़माने में एक बरतानवी ऑस्ट्रेलियन साइंसदान सर चार्ल्स निकोलस ने मिस्र से ख़रीदे थे और 1860 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अजायब घर को अतिया कर दिया। तब से आज तक ये ममी उसी अजायब घर में महफूज है और गुज़श्ता 160 साल के दौरान जदीद से जदीद तर आलात के ज़रिए इस ममी का जायज़ा लिया जाता रहा है। अलबत्ता इसका ताबूत कभी खोल कर नहीं देखा गया और इस ज़मन में ताज़ा तरीन जो रिसर्च 2017 में इसका मुतालिया शुरू किया गया और रिसर्च की गई कि माहिरीन को शुबा था कि इस ममी की तैयारी में दीगर मिस्री ममियों के मुकाबले में कुछ अलग मवाद इस्तेमाल किया गया था और जदीद और हसास सीटी स्कैन से इस ममी का जायजा लेने से इंकशाफ हुआ कि इसे सुर्ख मिट्टी की एक मोटी तह में लपेट कर ताबूत में बंद किया गया। अब ये सिर्फ तमाम चीज़ें जो हैं वो स्कैनिंग के जरिए की जा रही हैं। ऑब्वियसली उसको खोल कर देखा तो वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री मस्ख हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, उसमें ऑब्वियसली उस तरह से फैक्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आएंगे। तो ये पूरा एक जो सिलसिला है वो स्टडीज़ का चलता रहता है और इसमें बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात भी होते हैं, क्योंकि मिस्र में ख़ास तरह की कीमती राल जो है वो रेज़न जिसे कहते हैं और मादे का इस्तेमाल हुआ है। कपड़े की मोटी तह में लपेट कर ममियाँ तैयार भी की जाती हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चोलिस्तान में जीप रैली और चोलिस्तान की धरती का नया चैंपियन कौन होगा, नजरें जमी हैं जी। लोग इस फेस्टिवल को या तो वहां जाकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस दफा चूंकि उस लेवल पर और बड़े लेवल पर उस तरह से नहीं हो रहा है कि लोग जाएं कोविड की वजह से, लेकिन लोग इसको टीवी स्क्रीन पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बावलपुर ये 16वां जीप रैली है चोलिस्तान में और किला दावड़ के मकाम पर रेस के 2 ट्रैक फाइनल किए गए हैं। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल कर लिया गया है। प्रीपेड और स्टॉक खवातीन कैटेगरी के लिए 135 में से 115 गाड़ियां कामयाब रहीं, जबकि साहबजादा सुल्तान मोहम्मद ने राउंड 1 1 मिनट 4 सेकंड में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की। इस वक्त वहां पर सिचुएशन क्या है, कौन कौन जीत रहा है, एक्साइटेड माहौल तो है ही वहां पर, लेकिन खवातीन भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज से पैराग्लाइडिंग के मुकाबले भी शुरू होने जा रहे हैं। तो हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे ब्यूरो चीफ रह चुके हैं मोहसिन और मुल्क, जो खुद इस रैली में मौजूद हैं और मैं उनसे जेलस हो रही हूँ क्योंकि मैं टका के मिस कर रही हूँ और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम सलाम सिमल, मैं भी आपको खुशामदीद कहूंगा। अगर आपका भी दिल है तो आ जाएं, अभी 3 दिन और। ये आपका ही मुझे खुशामदीद करना बनता है, क्योंकि मैं अगर आपको खुशामदीद कहूंगी तो आप कहेंगे मैं नहीं आ रहा लाहौर, मैं नहीं आ रहा सेट पे, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। कैसा जा रहा है? क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं है सिमल यहाँ से आने का। यहाँ बहुत इंजॉय हो रहा है। रात हम यहाँ पर टेंट्स में कैंप किया हमने चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान के सुबह के टाइम। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जीपें जो है इस वक्त सारी की सारी जो प्री पिक कैटेगरी की हैं वो इस वक्त रेस के लिए चली गई हैं। तकरीबन 2 घंटे का ये ट्रैक होगा, तो वो फिर वापस आना शुरू होंगी तो रौनकें इधर की फिर दोबारा बहाल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इस सकाफती मेले का भी एहतमाम किया गया है मोहसिन वहाँ पर। और ये जो कॉम्पिटिशन का आप जिक्र कर रहे हैं, कल का दिन कैसा रहा, जरा एक सिनॉप्सिस सुना दीजिएगा। हाँ जी, कल का बड़ा शानदार दिन रहा क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड था। क्वालिफाइंग राउंड में जितनी भी गाड़ियां होती हैं रेस में जो हिस्सा ले रही होती हैं उनको भगाया जाता है और वो अपना कम से कम जो भी टारगेट अचीव करके आता है तो वो अगले दिन जो उनकी मेन रेस होती है उसमें पहले नंबर पर होता है। तो उनको एक मार्जिन ये होता है, जो पहले नंबर पर होता है तो उसको मार्जिन ये होता है कि पहले जाने वाले को ट्रैक स्मूथ मिलता है तो वो गाड़ी ज़्यादा अच्छे से चला सकता है। तो कल के दिन यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी हुई, यहाँ पर झूमर पार्टी, यहाँ पर जो आप लूडी डांस भी कह सकते हैं वहाँ की ज़ुबान पे, तो यहाँ पर झूमर का नाम लिया जाता है। तो वो भी यहाँ पर हमने देखा लोग डाल रहे थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए, अमेरिका से भी एक खातून यहाँ पर रेस देखने आई। तो बहुत शानदार ये कलरफुल इवेंट है जिसके अंदर यहाँ के सकाफती रंग भी नजर आ रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि रियासत बहावलपुर, साबका रियासत बहावलपुर के यहाँ पर महलात हैं, यहाँ पर किला द्रावड़ है, यहाँ देखने वाली जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि
एक जगह पर उनको बहुत सारे पैकेजेस मिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दाल के ऊपर जो तड़का है वो भी लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का जो शो है वो बड़ा मजे का दिखाई दे रहा है और यहाँ लोग जो है काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। रात का जो है सिमल यहाँ पर स्टे करना, खैमों के अंदर आग जल रही होती है, रेत ही रेत होती है, तो बड़ा खूबसूरत एक सिनेरियो रात का भी देखा, दिन पूरा यहाँ पर गुजारा, तो बड़ी एंजॉयमेंट है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट पैकेज है यहाँ पर। एंड आई थिंक जिंदगी के रूटीन से निकलकर आप इस तरह की, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं खासतौर पर इस तरह की एक्टिविटीज में और एडवेंचरस एक्टिविटीज में, तो आपको जरूर उसमें अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं तो आप देखने के लिए जा सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा। सो ये जो पूरा आप बात कर रहे हैं, ये ट्रैक अब शुरू हो चुका है और 2 घंटे में गाड़ियां वापस आ जाएंगी, तो इसमें बड़ी जबरदस्त गाड़ियां भी आती हैं। जैसे मोहसिन, लड़के ना खासतौर पर इसलिए भी जाते हैं इस रैली में, आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स जो शायद पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन जो स्पेशल लोगों ने गाड़ियां तैयार कराई होती हैं, जो रीमॉडिफाई कराई होती हैं अपने 4 व्हीलर्स को, उसको देख के बड़ा खुश होते हैं। तो अभी तक आपको वहां पर इंटरेस्टिंग गाड़ी जो आपको पसंद आई हो, आई एम श्योर आप भी इसलिए गए, वो कौन सी थी? मुझे यहाँ पर जैन चौधरी हैं, भावलपुर की हैं, तो उन्होंने अमेरिका से एक व्हीकल मंगवाया है, मुझे वो बहुत कमाल का लगा। तो वो अपनी मिसाल आप है, उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक हैं, जो उसकी बेल्ट्स थी वो बड़ी स्पेसिफिक हैं, सीट्स उसकी इस तरीके की बनाई गई हैं कि आप अगर 2 घंटे का भी ट्रैक इस रेगिस्तान में लें तो आपको पसीना ना आए, आपको कंफर्ट लेवल आपका वहीं का वहीं रहे, ताकि जो ड्राइवर है वो बूस्ट अप होता रहे। तो आज की रेस के हवाले से हमारे साथ फयाज साहब हैं, जो कि यहाँ के सिमल जब रेस शुरू हुई है तब से यहाँ पर हैं, और उन्होंने इस रेस को इतना सा होते हुए अब इतना सारा दुनिया में जहाँ तक ये पहुँच गई है वो भी देखा है। तो फयाज साहब, आज आपको मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा। ये इवेंट उस दौर में था जब कोई जानता नहीं था, उस दौर से शुरू हुआ था, आज कहाँ तक पहुँच गया, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना बड़ा ट्रैक है और कितने ड्राइवर हिस्सा ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपके रोही चैनल का पहले तो बहुत मशहूर हूँ कि रोही चैनल ने रोही की जो तरक्की के लिए, रोही की जो 24 चैनल ने जो तरक्की के लिए जो किरदार अदा किया है, वाकई मीडिया ने जितना किरदार अदा किया है वही यकीनी बात है, इस बात की कमाजी करता है कि आज कड़ी कसीर तादाद में लोग जो है इस रैली को देखने के लिए आते हैं। पहली बात तो ये है कि टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब ने वे बैक 2005 में एक इनिशिएशन ली कि द्रावट को और चोलिस्तान को हम विंटर रिजॉर्ट के तौर पर जो इंट्रोड्यूस करवाएं, और उस विंटर रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसी न किसी एक इवेंट का होना बड़ा ज़रूरी था। तो एक इवेंट जो है वो उस वक्त कंसीव किया गया जो कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली है। इवेंट के इसका आगाज़ जो है उससे पहले 1995 में और 96 में उमर अब्बासी, उसके साथ साथ मियाँ उस्मान अब्बासी और फैज़ुर रशीद अब्बासी जो कि इसकी रूह रवां थे, उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो इसे कंटिन्यू नहीं कर सके। देर आफ्टर उन्हीं के ताबन से 2005 में टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब ने इस बात का बीड़ा उठाया और उस वक्त से लेकर अब तक इसे मुसलसल जो है वो कंटिन्यू। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी, जी ये सबसे बड़ी ऑफ रोड रेसिंग है, सबसे बड़ा इवेंट है, ना सिर्फ इस हवाले से कि इसका ट्रैक सबसे लंबा है, बल्कि इस हवाले से भी इसमें जो तादाद है वो तमाम रैली के पार्टिसिपेंट से सबसे ज़्यादा है। खवातीन भी आ रही हैं इसमें, खवातीन इस वक्त इस दफ़ा रैली में 5 खवातीन हैं। ठीक है सिमल, 5 खवातीन है। मैं तो कहता हूँ अगली बार आप भी अपना नाम इधर लिखवाएं और यहाँ आके गाड़ी भगाएं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत और हौसला चाहिए। लेकिन हालांकि ये बहुत मुश्किल ट्रैक है, लेकिन हिम्मत है तो सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आपने मुझे थोड़ा सा पहले बताना है ताकि मैं दफ्तर में सिफारिश वगैरह कर लूं और मुझे छुट्टी मिल जाए और मैं आपकी मेहमान बन जाऊं वहां पर, और मैं आपकी मेहमान बनूंगी, मैं उसको एंजॉय तो करूंगी, लेकिन ये आपने याद रखना है। अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताएं कि अब 13 तारीख को ये भी कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर आ रहे हैं और जो फाइनल कॉम्पिटिशन है वो वहां पर उसको देखेंगे भी, क्योंकि साथ ही साथ जो है वो एक फेस्टिविटी है, उसको भी वो एंजॉय करेंगे, तो उसके लिए तैयारियां मुकम्मल है वहां पर। देखिए सिमल, इस इवेंट पे, इस बार के इवेंट जो है ये थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन इतना नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर इसको लिमिटेड रखा गया था क्योंकि कोविड का भी इशू था, लेकिन अभी तक अपडेट्स ये हैं कि इसमें हाई प्रोफाइल लोग भी आ रहे हैं, जो चूंकि बाहर से सयाह भी यहाँ ट्रैक हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स जितने भी हैं पूरी दुनिया के अंदर वो इस इवेंट को प्लान करके वो अपना टूर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। कई हमारे साथ यहाँ पर हमें मिले फॉरेन यूट्यूबर्स जो कि ब्लॉग्स बनाते थे अपने, और यहाँ पर आए, उन्होंने स्पेशली
कहा कि हमने जब ट्रैवल शुरू किया जर्मनी से या कहीं और से, तो उन्होंने ये पॉइंट जहन में रखा कि उन्होंने चोलिस्तान पाकिस्तान में इस डेट को जाना ताकि वो जीप रैली भी देख सके। तो इतना बड़ा ये इवेंट बन चुका है और खासतौर पर इसमें और मैं आपके साथ खड़े होकर ना, मैं आपके साथ खड़े होकर बीपर दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आपने मुझे पहले बता देना है, ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी मेहमान नवाजी भरपूर होगी। चोलिस्तानी मेहमान नवाज भी हैं और यहाँ पर आने वालों का बड़ा ख्याल रखते हैं और खासतौर पर सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी है। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि हल्की हल्की धूप है। अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल जा रहे हैं तो यूर लुकिंग गुड एंड हैव फन। आप एंजॉय कीजिए और लोग जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वहीं पर एंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी से अपना स्केड्यूल जो है वो प्लान कर ले। थैंक यू मोहसिन फॉर बीइंग विद अस। और ये थी अपडेट्स हमारे स्थान से, जहां पर बड़ी यूनिक 4 व्हीलर्स कॉम्पिटिशन तो चल ही रहा है लेकिन लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। एनीवेज, इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।